की राजनीति करके सत्ता में हमारे ऊपर चढ़े बैठे हैं। और इस देश में है क्या इस समय, इस देश में 80 से 79 से 80% प्रथम श्रेणी की नौकरी, द्वितीय श्रेणी की नौकरी में विदेशी बैठा हुआ। सारे देश का कंट्रोलर विदेशी है और इस देश की धन और संपत्ति में ना तो आपके पास फैक्ट्री है, ना तो आपके पास खेती है, ना तो आपके पास धंधे हैं, ना तो आपके पास रोजगार, ना तो आपके पास अधिकारी है। ऐसी स्थिति में ना तो आप अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं। बाबा साहब ने पढ़ने पढ़ाने का अधिकार दिया। संविधान में चूँकि निजीकरण की व्यवस्था नहीं है, बात करूँगा लंबी हो जाएगी, संविधान में निजीकरण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये इस देश की शासन सत्ता हमने विदेशियों के हाथ में सौंप दी। तो संविधान के रहते हुए संविधान को किनारे करके देश को जितना कहा करो उतना सुना करो। जहाँ हमारे बच्चों को नौकरियाँ मिल सकती थी, धीरे धीरे तुम्हारा ठीक चाहो तो खेती भी जा रहे थे, लेकिन तो लास्ट में हो जाएगा तो बंद करना है। ठीक, पूरा लाइव चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत में कोई नौकरी क्रिएट नहीं की जा सकती, सरकार के पास पैसा नहीं। टैक्स हमारा है, पैसा हमारा है, शासन ये कर रहे हैं। तो जो संविधान में हमको व्यवस्थाई डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से हमको 1 वोट 1 मैन की व्यवस्था दी, एक वोट की एक वैल्यू दी हमको। लेकिन जब कांशीराम जी ने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का विदेशी, CPI का विदेशी, बोलो कम्युनिस्ट का विदेशी, हाँ, और भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने EVM का कानून लाया और EVM का कानून ला करके हमारी वोट की वैल्यू 0 कर दी। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया था, वो वोट की वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो आपके पास सरकार बदलने की भी ताकत नहीं रह गई। अभी आप सोचते होंगे कि हम प्रत्याशी को जिता लेंगे, एनी कोई प्रत्याशी हो, बसपा हो, सपा हो, जिसको आप जिताना चाहते मैं नहीं कह सकता, या राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप प्रत्याशी नहीं जिता पाएंगे। क्यों? क्योंकि 15,000 प्लस की बीजेपी चल रही है। इस समय जो बैलेट पेपर का जो कानून बना के लाए सरकारी कर्मचारियों के लिए, विकलांगों के लिए, पुलिस के लिए, तो जैसे पाकिस्तान में होता था कि सरकार का अफसर जो है वोट डाल के सरकार के पक्ष में दे देता है, वोट नहीं डाले, या वीडियो देखते होंगे, तो 15,000 वोट बीजेपी के खाते में पहले से पड़ चुका है। बहुत सारे ऐसे विकलांग होंगे आपके गांव में, वोटिंग जब होगी तो आपको पता चलेगा कि उनका वोट पड़ गया। बहुत ऐसे सीनियर सिटीजन होंगे जो ज़्यादा उम्र के, जैसे दादाजी है, वोट डालने जाएंगे, बोले वोट आपको पड़ गया, कभी मेरे से अभी भी हुआ ऐसा। तो अब आप किसी भी प्रत्याशी को तब जिता सकते हैं जब आप 20 से 25,000 वोट उसका लेकर के आए। आप तो सोचिए कि यार बसपा के इतना है, सपा का इतना है, हम इतने में जीत रहे हैं 1,500 में, लेकिन जब आप 25,000 से ज़्यादा वोट लेकर, ऐसी स्थिति में ये जो लड़ाई है, लड़ाई इस समय अपना वोट बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है। तो इस देश में लोकतंत्र के हित में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो मात्र एक ऐसी एक पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, जो EVM के विरोध में लड़ाई लड़ रही है, चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और चुनाव आयोग में बामन मिश्रा ने मुकदमा भी दिया, और BPPAT जो पर्ची लगती है, वो पर्ची बामन मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाल करके लागू करवाई। लेकिन अब ये था कि BPPAT की पर्ची गिनती की जाएगी और साथ साथ वोटिंग मशीन की पर्ची, आप इसमें वोट डालेंगे तो आप गिन सकते हैं, हारा हुआ प्रत्याशी से काउंटिंग करवा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक बार गिनती हो गई, डाटा उठ गया, दोबारा गिनती नहीं हो सकती। तो उसकी व्यवस्था बामन मिश्रा साहब ने पर्ची की तरह की, लेकिन जो जब चुनाव हुआ उसमें पर्ची की गिनती नहीं की गई। इसका मतलब धोखाधड़ी से सरकार बनाई गई। कभी तो कह देते हैं कि हम 300% आगे आए, 300% जीत के आएंगे, और सही जीत के आएंगे, ये भी मान के चले कि बीजेपी गवर्नमेंट ही बनेगी। ऐसा नहीं कहना कि हम बीजेपी का प्रचार करने आए हैं, लेकिन जो लोकतंत्र के हालात हैं वो आपको बता रहे हैं। हालात को देखते हुए बात, तो आप हम सब लोगों को EVM के विरोध में भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना। तो इस चुनाव के बाद EVM के विरोध में बड़ा आंदोलन जारी होने वाला है। बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 जय मूल निवासी, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो
आज तक सारे राजनीतिक दलों ने हमें ये कहा कि हम 15 लाख देंगे, किसी ने कहा स्कूटी देंगे, किसी ने कहा हम 5 किलो अनाज देंगे, हमारा वोट मिलता है, किसी ने कहा हम नौकरियाँ देंगे। जब आपने बिहार में देखा होगा, बिहार में भाजपा ने कहा कि हम इतने हज़ार लाख नौकरियाँ देंगे, वहाँ सरकार बन गई भी, नौकरियाँ नहीं आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हर आदमी कोई रिटर्न में आपको आज तक नहीं दिया। आप हमको वोट दें या ना दें, ये तो मर्जी आपकी है। हम आपको वोट मांगने आए हैं, लेकिन हम एक बात कहने आए हैं, ये हमारे पास एक 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है, ये 100 रुपये का स्टाम्प पेपर। इसमें हम क्या करने वाले हैं बताएंगे तो बहुत लंबी बात है, बताएंगे तो बहुत लंबी बात होगी। हम पंपलेट दे के जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपने मौका दिया, अगर हम 20,000 प्लस से आवाज़ की बराबरी में चुनाव जीत के आए तो हम इन मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारा प्रत्याशी इन मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ता है तो आप हमारे बिसंदा चौकी में भी जाकर मुकदमा दायर कर सकते हैं, कोरन चौकी में भी, बबेरू में, जनपद के उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में हमारे संतोष वर्मा जी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं कि आपने मुद्दे नहीं उठाए। इसके बाद भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप वोट चाहे जहाँ दें, हैं आप समझें कि हम कितने हैं। अगर जनपद बांधा की आप जाति जनगणना समझें तो मोटे तौर पर 70,000 शेड्यूल कास्ट कर देखिए, लगभग 60 से 65 के बीच में यादव है, लगभग 30,000 के आसपास, 25-30 के आसपास मुस्लिम वोटर हैं, हाँ, और 15-20 से 25,000 के आसपास कोमी वोटर, और छोटी छोटी जातियाँ नौवा, तेली, तमोली, काछी, ये छोटी छोटी जो जातियाँ हैं इनकी भी आबादी बहुत ज़्यादा है, और जिसकी 3.5% आबादी है, जो गांव का मेंबर नहीं बन सकता है वो आपके यहाँ विधायक बनने आया। जो गांव सभा का मेंबर नहीं बन सकता है वो आप यहाँ विधायक बनने आया है, और विधायक बन भी जाएगा, वो हमारी दिमागी समस्या है। तो हम जो है ऐसा सोचें कि वोट आप सोच के दीजिए, समझ के दीजिए। देखिए इस हमने पहले भी देखा था कि हम सपा को जिता रहे हैं, बसपा को जिता रहे हैं, जिता नहीं पाए, और बीजेपी जीत गई। उसने हमारी बाप बहन के साथ क्या किया ये कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नौकरी, हमारे बच्चों के खिलाफ क्या किए कहने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे पढ़ाते हैं, हो सकता है आपके बच्चे नौकरी लायक ना हो या पढ़ते ना हो, लेकिन अगर आपके गांव परिवार में बच्चे पढ़ते हैं या मंशा से पढ़ाते हैं, वालों को नौकरी लगेगी, हमारे बच्चों को काम लगेगा, इसी मंशा से तो पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे ओवरेज हो गए, नौकरियां नहीं लगी, नौकरी मांगने गए लाठी खाए, आंगनबाड़ी गए लाठी खाए, आशा बहू गए लाठी खाए, अध्यापक गए लाठी खाए। तो हम ऐसी सरकार को, ऐसी विचारधारा वाले लोगों को समर्थन क्यों देते हैं? दूसरी बात यह है कि इस देश में 2 DNA हैं। एक DNA विदेश का है जो आज से 4,000 साल के करीब भारत में आया था, एक DNA मूल निवासियों का है। ये सिद्ध हो चुका है विज्ञान के तरीके से। वर्ल्ड लेवल पर जांच हुई, जब जांच में देखा तो मेहतरानी से लेकर के मुस्लिम, काची, कुर्मी, तेली, तमोली, ब्राह्मणी का एक DNA मिला, और इस देश को ब्राह्मण का DNA दूसरे देश से मिला। तो इससे तो सिद्ध हो गया कि विदेशी लोग हैं। और जो बात हमारी करते हैं विदेशी को नेता बनाते हैं, तो क्यों? इस देश में शासन सत्ता जो है आरएसएस के हाथ में है, विदेशियों के हाथ में है, और उनकी नकेल हमारे नेताओं की नकेल उनके हाथ में है। किसी भी सपा बसपा या किसी भी नेता में ये बात चुनाव के दौरान कहने की हिम्मत नहीं है कि हम ऐसे लोगों को ऐसी बात बता सकें। अगर वो बताएंगे तो उनके खिलाफ ईडी लग जाएगी, जेल चले जाएंगे। जब जेल चले जाएंगे तो क्या है कि वो मुद्दों की बात नहीं करेंगे, चुनाव की बात करेंगे। और
हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, सर्व समाज की बात करेंगे। तो ये आपको समझना है कि एक नेता अगर अपने बचने के लिए सारे समाज को गड्ढे में डाल दे तो समाज को सोचना होगा कि जिस गाड़ी का ड्राइवर बहक गया है उस गाड़ी से उतर जाओ और ड्राइवर को जाने दो। मैं इतनी बात कह करके कहना चाहता हूँ कि अगर समझ में आवे बात, हम तो वोट लेने आपसे आए हैं, देना होगा दे दीजिएगा, समझ में ना हो ना देना हो मत दीजिएगा। लेकिन मैं ये कहने आया हूँ कि ये वोट जो है आपका बहुत कीमती है। आप एक एक वोट की औकात समझें। एक कर्नाटका में एक चुनाव लड़ा था विधानसभा का, एक वोट से हार गया था वो मुख्यमंत्री का प्रत्याशी। एक वोट की ये कीमत सर, अगर सही चुनाव हो जाए तो इस देश से विदेशी गाँव में हूँ मैं। का खात्मा हो जाए। हाँ कार्यालय। लेकिन हम ये जो पर्दा लगा हुआ है हिंदू नाम से, यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हिंदू यहाँ कोई धर्म नहीं है। लेकिन हिंदू की आड़ में ब्राह्मण छिपा है और मुस्लिम से हमको लड़वा रहा है। और ये मुस्लिम हम 7वीं शताब्दी में हम ही लोग मुसलमान बने थे। काशी बना, समाज बना, कुम्हार बना, तो हम पुराने भाई 1000 साल पहले के दूसरे भाई लड़ रहे हैं और विदेशी शासन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, माँ बहनों की इज्जत को बचावें। कांसी राम ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट नारा लगे। बहन बेटी इज्जतदार घर में दी जाती है। वोट अपने समाज के जैसे बहन बेटी की रक्षा की जाती है वैसे भी वोट की रक्षा करनी चाहिए और वोट हमारा गलत जगह पे न जाए। यही बात है कि अपनी बात खत्म करूंगा। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट हमारे समता वर्मा जी है प्रत्याशी, वो अपनी 2 मिनट अपनी बात रखेंगे खड़े होकर के। धन्यवाद समता वर्मा जी। सभी भाइयों को और यहाँ जो महिलाएं उपस्थित हैं सभी को जय भीम। भैया आप सब लोग मुझसे बहुत बुजुर्ग हैं, जितना आपको अनुभव होगा शायद मुझे नहीं होगा, पर ये जो वर्तमान में मैं देख रही हूँ कि हमारी बहन बेटियों के साथ बड़ी बाजार में बेइज्जती होती है, उनके साथ जब होता है तब घटनाएं हो जाती हैं। तो मैं इस उम्मीद से इस पार्टी में जुड़ी हूँ कि हमारी बहन बेटियों के लिए जो पार्टी हमारी फ्री की लाइसेंस देगी और जगह जगह महिला थाना बनवाया जाएगा। बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस बहन जी को हम आज तक मानते हैं उस बहन जी ने अपने ना तो बहन को सीट दी ना अपने भाई को दी, वो सीट किसी और को दे दी। सबसे बड़ा दुख हमें इस बात का है। लेकिन अपने भाई बहनों को बचाने के लिए मुझे मैदान पर उतरना पड़ा। तो भाइयों मैं सबसे उम्मीद यही रखती हूँ कि मुझे आप सबके सहयोग से अगर सत्ता में लाया जाए तो मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँ। ठीक है, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है। एक बहन आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी है, एक बहन आपकी लखनऊ में है जो कि हमारे साथ कोई भी घटना होती है वहाँ तक बात भी नहीं पहुँच पाती, और मैं यहीं बगेरू से हूँ लोकल में। मेरा नंबर भी आपके पर्चों में पड़ा हुआ है, कोई भी घटना मुझे सूचित कर सकते हैं। ठीक भैया, हकीकत